I'd like to introduce you to our fifth speaker, प्रेमजीत सिरोही जी। दिन के हमारे पांचवें वक्ता श्री प्रेमजीत सिरोही जी का परिचय कराना मेरे लिए सम्मान की बात है। श्री प्रेमजीत सिरोही जी एक सार्वजनिक वक्ता, दार्शनिक और व्यवस्था परिवर्तन से पैरोकार हैं। वह यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संगठन के संस्थापक हैं, जो एक थिंक टैंक है जो वैश्विक चुनौतियों का प्रणालीगत समाधान प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। वह संपूर्ण समाधान एक नई सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक भी हैं। उन्होंने कई व्याख्यान दिए हैं और राजनीतिक अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र से लेकर मनोविज्ञान तक अपने व्याख्यानों में विभिन्न विषयों को कवर करते हुए भारत और विदेशों में विभिन्न मंचों में भाग लिया है। वह असमानता, बेरोजगारी, गरीबी, धार्मिक संघर्ष, बड़े पैमाने पर संघर्ष, सरकारी जवाबदेही जिसे पारदर्शिता कहा जाता है, खाद्य जल सुरक्षा, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य देखभाल की कमी, सुरक्षा की कमी और अच्छी तरह से वैश्विक चुनौतियों, अस्तित्व, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन आदि को हल करने के लिए एक प्रणाली आधारित समाधान पर व्याख्यान देते हैं। उनका केंद्रीय विषय एक नए अस्त्रशास्त्र की प्रतिमान है, जिसके द्वारा सभी प्राणियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का उचित वितरण संभव है। उन्हें मानव चेतना के बारे में एक नई समझ है और वे मेडिटेशन के मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने स्वयं के गहन अनुभव से एक कार्यक्रम विकसित किया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हम कौन हैं, हम कैसे कार्य करते हैं और हम यहाँ क्यों हैं। जीवन दर्शन पर उनकी पुस्तक संपूर्ण जीवन दर्शन मानव जीवन के लिए एक वर्णन करती है और अस्तित्व, चेतना, ब्रह्मांड, जीवन का उद्देश्य, नैतिकता, मानव पीड़ा का मूल कारण, मानव पीड़ा का समाधान आदि संबंधित सभी सवालों के जवाब देती है। उनके निष्कर्ष अकादमिक परंपरा में बहुत ही अनोखा, समझने में सरल और अनसुना है। सो देवियों और सज्जनों, कृपया मेरे साथ श्री प्रेमजीत सिरोही जी का मंच पर स्वागत करने में शामिल हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेमजीत सिरोही जी। जी, थैंक यू वेरी मच इस मंच पर मुझे जगह देने के लिए। सभी को मेरी शाम की नमस्ते और जो भी सब श्रोता हैं और मंच का जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन को मुझे जो एक फॉर्मेट दिया है, मैं पहले उसको आंसर कर देता हूं और उसके बाद मैं मुझे जो है शेयर करने का भी दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा पीपीटी भी है। हाँ जी, आपको कोर्स है, आप शेयर कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपका सर पहला सवाल था कि आज विश्व की स्थिति के बारे में आपकी क्या समझ है, आपकी राय में क्या हमें दुनिया के शासन और संविधानों में एक बड़े बदलाव की जरूरत है या दुनिया ठीक ठाक काम कर रही है और किसी बड़े सुधार की आवश्यकता नहीं है? जी बिल्कुल, एक बड़े सुधार की आवश्यकता है और एक नए संविधान की आवश्यकता है। ये अभी आज का जो संविधान है मैं उसे पर्याप्त नहीं समझता और ऐसा भी नहीं समझता कि उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके काम चल जाएगा। तो एक नए संविधान की और एक बड़े बदलाव की जरूरत है। दुनिया पहले से ठीक काम कर रही है, मगर जहां हम पहुंचे हैं वहां से अभी बहुत जो ठीक है, जो एक आदर्श स्थिति है, वो अभी बहुत दूर है। तो स्टिल उसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सर, आपको क्या लगता है कि इकोसिस्टम, स्वर्ण युग का इकोसिस्टम बनने के लिए कौन सी 3 चीजें बदलनी चाहिए? जी मेरी समझ में ये 3 चीजें हैं। एक नए दर्शन शास्त्र की निष्पत्ति होनी चाहिए, माने एक ऐसा दर्शन शास्त्र चाहिए जो 8 बिलियन पीपल हैं दुनिया में, माने 800 करोड़ जो लोग हैं, जिसे सभी स्वीकार कर सकें, एक ऐसा दर्शन। क्योंकि अभी जितने भी दर्शन हैं इस दुनिया में वो 800 करोड़ लोगों के द्वारा
स्वीकार नहीं किए जाते, कुछ किसी के द्वारा, कुछ किसी के द्वारा, कुछ किसी के द्वारा, और स्वीकार भी इस तरह से किए जाते हैं कि वो उसमें बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर बस बातों तक सीमित रहता है। तो एक दर्शन शास्त्र हो गया। दूसरा है संविधान। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि एक नए संविधान की जरूरत है, और एक ऐसा संविधान जो पूरे विश्व को अपने अंदर लेता हो। अब देश के संविधान से काम नहीं चलेगा, विश्व का संविधान चाहिए। और तीसरा है रिसाइकल टेक्नोलॉजीज। माने जितना भी हम सब लोग यूज करते हैं सारा, तो कोई भी संसाधन ऐसा ना हो कि वो किसी एक साइकिल पर जाकर स्टॉप कर जाए और फिर वो एक सिरदर्द बन जाए। तो उसकी पूरी ऐसी, और टेक्नोलॉजीज हैं अभी, मैं मुझे जितनी समझ है साइंस की, इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, मगर आज की एक प्रॉब्लम की वजह से उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। उसकी क्या प्रॉब्लम है वो मैं अभी बस आगे आपको रखूंगा ही, जब मैं बात रखूंगा अपनी। तीसरा क्वेश्चन है, स्वर्ण युग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में आध्यात्मिक गुरुओं और धार्मिक नेताओं की भूमिका के बारे में आपका क्या कहना है? सर, अभी तो जिस तरह का दर्शन स्पिरिचुअल लोग पढ़ाते हैं, या गुरुज जो लोग हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज लोग, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, और धार्मिक गुरु जो हैं, वो जो अभी जिस तरह का दर्शन पढ़ाते हैं, ये जिस तरह की बातें या जिस तरह का उपदेश करते हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई मदद मिलेगी, बल्कि उससे कुछ रुकता ही है। हाँ, जब ये बात क्लियर होके आने लगेगी समाज में, और समाज एक नई बात करने लगेगा, तब शायद ये भी समझें और उन चीजों को छोड़ के उस जो नई तरह की बातें हैं, जो पूरे ग्लोबल वाली बातें हैं, उनको अगर वो समझ के फिर वो अपना कोई सहयोग कर सकते हैं। अभी तो वो ऐसी स्थिति में नहीं लगते मुझे, जो भी बड़े बड़े धार्मिक और स्पिरिचुअल गुरु हैं फिलहाल की स्थिति में। नंबर 4, स्वर्ण युग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में राजनीतिक संगठनों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर आपका क्या विचार है? सर, इनमें जो राजनीतिक संगठन है वो मुझे लगता है कि कुछ जल्दी आ सकते हैं आध्यात्मिक गुरुओं और धार्मिक नेताओं की बजाय। सरकारें भी इस पर ध्यान दे सकती हैं जैसे जैसे ये इवॉल्व हो लोगों के बीच में, और गैर सरकारी संगठन ज्यादा इसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। गैर सरकारी में भी जो सामाजिक संगठन टाइप के हैं, जिनकी ऐसी समझ है कि अब कुछ बड़ा चेंज होना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे से काम नहीं चलेगा। तो ये मेरा विजन है। माने वो मध्यम स्तर की एक सहयोगात्मक की भूमिका में आ सकते हैं। पांचवा है व्यवसायिक संगठनों की भूमिका। ये भी थोड़ी देर से आएंगे, जैसे जैसे समझेंगे ये भी आएंगे। इनकी भूमिका थोड़ी और जल्दी हो सकती है। छठा है आम आदमी की भूमिका क्या होगी इसमें? जी, यही सबसे आगे रहेगा। इसमें आम आदमी ही इसको बेसिक ग्राउंड से उठाएगा, और जब ये एक बड़ी संख्या में उठेगा, तो जैसी जैसी संख्या में उठता जाएगा, वैसे वैसे ये लोग भी इसमें जुड़ते जाएंगे, जिनका अभी ऊपर जिक्र किया है, जिसमें गैर सरकारी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सरकारें हैं, और आध्यात्मिक गुरु, और वो सब वन बाय वन जब वो देखेंगे कि नहीं, ये पूरा जन चेतना का एक केंद्र बनता जा रहा है, तब वो इसमें धीरे धीरे शिफ्ट होंगे इसको समझने के लिए। तो इस तरह का होगा। तो आम आदमी इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा। साथ है आपका सातवां, आप अपने विजन और मिशन के प्रोजेक्ट युग परिवर्तन विजन के साथ कैसे मिलाते हुए देखते हैं? जी, इसमें मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मेरी जब आपसे बात हुई थी तो उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाने से अच्छा है कि जितने भी सब लोग जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि समाज में कुछ बेहतर हो कोई भी ढंग से, तो उन्हें सभी को एक साथ आकर और आपस में उनके पास जो जो भी विजन है उन पर डिटेल में चर्चा करनी चाहिए, और वो भी ओपन, वो भी लाइव चर्चा होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ताकि उसे जो भी लोग कनेक्टेड हैं, जो भी दर्शक हैं, वो यूट्यूब पर या जहां पर भी ये लाइव होगा, वहां पर वो उस चर्चा को होते हुए देखें, और उस चर्चा के साथ वो भी अपडेट हों। उनको भी समझ आए कि क्या चर्चा हो रही है, किस पर चर्चा हो रही है, क्यों चर्चा हो रही है। ये चर्चा होते होते उनकी भी जो जन चेतना है वो समझदार बने, उनको पता चले कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ये ओपन होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, जिससे कि उसमें फिर हमें पता चले कि भाई कौन सा इसमें सबसे ज्यादा कंप्लीट और सबसे बेहतर विकल्प है, कौन सा आइडिया जो है वो बेहतर है सबसे।
उस बेहतर आइडिया को सब आगे करके चलें, और उसमें जो कमी रह जाए वो फिर दूसरे आइडियाज में से अगर कोई ऐसी चीज है तो उनमें से लेके और उसको फिलअप किया जाए। इस तरह से हम आगे चलें तो ये जो जैसा आपने सिनर्जी वाला आपने रखा है कि भी सिनर्जी इस तरह की हो कि इसमें जो बेहतर है वो उसको प्रमुख बना दें और वो प्रमुख आइडिया ले लें, और उसमें जो कोई कमी निकल के आती है तो वो कहाँ से पूरी हो जाए या कोई नया आइडिया उसमें लगा के पूरी करें, तो वो ऐसे उसको फिल करते हुए और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस तरह की भूमिका ही अपनी भी और बाकी लोगों की भी इसमें देखता हूँ। फिर आपने आठवां कहा है कि अपने मिशन को सशक्त बनाने के लिए आप प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म से क्या मदद चाहते हैं। ये जो मैंने बोला बस इसी मदद की जरूरत है, और इसके अलावा और कोई मदद नहीं चाहिए। कि जो सिनर्जी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप इसको साल में एक बार कर रहे हैं शायद या एक से ज्यादा बार कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा इतना लंबा समय दें कि जिससे कि इस पर विचार विमर्श हो, क्वेश्चन आंसरिंग ज्यादा हो, है ना। भले ही एक दिन में एक टॉपिक लें और उस पर भले ही दो आदमी एक दिन में उस पर बातचीत करें, तो उस वो एक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये जो दोनों लोग अपना अपना विजन रख रहे हैं इसमें कौन सा विजन बेहतर है, जो है उसको फिर वहां पे वरीयता करें, उसको आगे लें, और ऐसे करते करते एक विजन है जो कोई ना कोई विजन एक सबसे आगे पहुंच जाएगा। इस तरह से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसका नाम है यूएलएम ओपन मंच। मैं उस पर यही करता हूँ, और वहाँ टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, और वो 2400 घंटे खुला हुआ है 12 मास। उस पर ये प्रक्रिया चलती रहती है कि जिनके पास जो भी विजन है वो वहाँ आके रखते हैं, उस पर क्वेश्चन आंसर होता है, अच्छे से होता है, और कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब तक सवाल होते हैं जवाब दिए जाते हैं, ज्यादा है तो उसको एडजॉइन कर लिया जाता है अगले दिन। इस तरह से वो अपने अंत तक पहुंचता है, और उसके कोई लिमिटेशंस हैं या वो आइडिया आउट ऑफ डेट है या अनयूजेबल है या प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, उसकी जो भी कुछ कमियां होती हैं वो सब सामने आ जाती हैं, या जो भी कोई बेहतरी होती है तो वो भी सामने आ जाती है, अच्छे से डिस्कशन होते हैं। तो यही इसी मदद की यही मदद मैं चाहता हूं अगर वहां से हो सकेगी तो इसकी बात है। तो ये तो आपने जो मुझे भेजा था ये मैंने लगभग पूरा कर दिया इसका। अब मैं अपने इस पर आता हूँ कि जो जो मैं एक विजन लेके चल रहा हूँ वो भी विश्व वसुधैव देव कुटुंबकम का ही विजन है कि वो पूरे वर्ल्ड लेवल का है, कि जिसमें पूरा जो वर्ल्ड है वो एक हो जाए। उसी तरह का मैंने उसमें एक दर्शन शास्त्र दिया है जिसका नाम संपूर्ण जीवन दर्शन है। वो इस प्रकार का दर्शन है कि जिसे 8 अरब के अरब लोग स्वीकार कर लेंगे, इस तरह का उसे बनाया है। ऐसा वो सिस्टमेटिक है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। पूरा 100% यूजेबल है, 100% वो उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, और वेरी इजी है क्योंकि वो बना ही लोगों के हिसाब से है। जो आदमी जैसा है उसी के हिसाब से वो बना है। उसमें कोई उपदेश अलग से, कोई नैतिकता, कोई मानवता टाइप के उपदेश इस प्रकार के नहीं है कि लोगों को वो अपने ऊपर कोई भी प्रकार से ऐसे लादने पड़े और उनसे जो नुकसान होते हैं उनसे रूबरू होना पड़े। बड़ा इजी है, मतलब जैसे बच्चा खेल खेल में हर सारे काम करता है, वैसे ही वो खेल खेल में वो सारा स्वाभाविक रूप से चलेगा, इस प्रकार का है। अब मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि बहुत इसमें कम समय है, उतने बड़े विजन को उतने थोड़ी सी देर में रखना लगभग मुश्किल है। तो मैं केवल आज आपको जो सबसे बड़ी गलती हो रखी है आज तक की सभी व्यवस्थाओं में, जिसकी वजह से ये सारी बड़ी बड़ी समस्याएं आ रखी हैं, वो चाहे चोरी हो, डकैती हो, ठगी हो, हफ्ता वसूली हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, संबंधों में झगड़े हो, युद्ध हो, कंपटीशन हो, हत्याएं हो, आर्थिक असमानता हो, सामाजिक असमानता हो, धार्मिक समस्या हो, जातिगत समस्या हो, माने जितनी भी सारी समस्याएं हैं उन सब का एक रूट कॉज मैंने खोजा। उस रूट कॉज को ही मैं आज रखूंगा अच्छे से, क्योंकि उसको अगर हम समझ लेंगे तो समझ लो कि व्यवस्था का आधा पार्ट हम समझ गए। हम एक ऐसी जगह पहुंच गए कि कम से कम उस गलती को अब आगे ना दोहराएं, क्योंकि वो जितना हमारा ज्ञात इतिहास है वो गलती वहां से लेके और यहाँ तक कंटिन्यूअस है, उसमें कभी कोई सुधार हुआ नहीं आज तक कभी भी। तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको मांग करने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी होता है ना। आज के संदर्भ में समझे तो पीछे तक का सब समझ में आ जाएगा।
आप मार्केट में तभी कोई चीज को खरीदने की मांग कर सकते हैं जब आपके पास उसको बदले में देने के लिए पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बाजार में मांग नहीं कर सकते। चाहते हुए भी आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको देखना पड़ता है कि मुझे कल के लिए भी पैसा चाहिए, मुझे बीमार पड़ गया तो उसके लिए भी चाहिए, एक इमरजेंसी का फंड भी आप रखते हैं। वो सब रखने के बावजूद जो पैसा आपको लगता है कि हाँ ये मैं आज के दिन खर्च कर सकता हूँ, तो वो आज के दिन आप उतनी मांग कर पाते हैं बाजार में। इस कारण होता क्या है, चूंकि 90% से ज्यादा लोगों के पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो जितनी मांग करना चाहे कर सके। इससे क्या होता है कि बाजार में मांग बहुत थोड़ी सी पैदा होती है। जब बहुत थोड़ी सी मांग पैदा होती है तो इससे मार्केट उसी मांग के अनुसार ही, अनुमानित मांग के अनुसार ही वो प्रोडक्शन की व्यवस्था करता है कि भाई मुझे इतना प्रोडक्शन करना है। जो भी जिसने उठा रखा है, किसी ने मोबाइल का, किसी ने कपड़ों का, किसी ने खाने पीने की चीजों का, जो भी जिसने अपना बिजनेस कर रखा है, वो उस हिसाब से वो अपना उस प्रोडक्शन को सेट करता है। अब प्रोडक्शन से ही रोजगार पैदा होता है, क्योंकि अगर थोड़ी मांग है तो थोड़ा प्रोडक्शन करना होगा, और थोड़ा प्रोडक्शन करना है तो थोड़ा ही रोजगार क्रिएट होगा, क्योंकि थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। जब थोड़ा सा ही पैदा करना है, जब थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी तो इधर भी एक नियम लगा है। जैसे उधर एक नियम है कि बिना पैसे के आप बाजार में मांग नहीं कर सकते, वैसे ही इधर भी एक नियम लगा है कि बिना रोजगार के आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो ये जो दोनों नियम है, ये दोनों नियम एक दूसरे को नीचे करके रखते हैं, मतलब दबा के रखते हैं। क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए आप मांग नहीं कर सकते, माने रोजगार नहीं पैदा होगा। क्योंकि रोजगार नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं है तो आप मांग नहीं करेंगे। तो रोजगार नहीं है इसलिए मांग नहीं कर सकते, मांग दब गई। और मांग नहीं है इसलिए रोजगार नहीं पैदा होगा, रोजगार दब गया। तो ये दोनों नियम एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों एक दूसरे को दबा के रखते हैं, उठा के नहीं, दबा के रखते हैं। इनका इनका जो प्लान है, ये जो अर्थशास्त्र है, इसकी जो नीति है वो इस तरह की है कि ये दोनों एक दूसरे को दबा के रखते हैं। मांग रोजगार नहीं पैदा होने देती और रोजगार मांग नहीं पैदा होने देता। तो वो मिनिमम पे रहता है, मतलब जितना आदमी को खरीदना ही है भाई, अब इतने से नहीं बच सकता। वो उधार खरीदे, ये करे, वो करे, चाहे जैसे करे, खाना तो खरीदेगा ही, कपड़े तो खरीदेगा, माने मिनिमम पे रहता है। तो आज की जो व्यवस्था है, पूरी अर्थशास्त्रीय जो व्यवस्था है आज तक की, वो मिनिमम पर रखती है अधिकतम लोगों को। क्योंकि केवल 10% लोग रहते हैं जिनके पास इतना पैसा रहता है कि वो डेली जितना खर्चा करना चाहे वो कर सकते हैं। तो 10% लोग तो मांग पूरी करते हैं जितनी उनको चाहिए, लेकिन 90% लोग जो है, एक बड़ा हिस्सा, आप सोचिए 8 अरब में 90% लोग मांग ही नहीं करते जितनी चाहते हैं उतनी, और केवल 10% लोग मांग कर पाते हैं। तो मार्केट में बस 10% लोगों के लिए ही पूरी मार्केट घूमती है। बाकी जो लोग हैं वो 10, 20, 30% वो लोग एज ए लेबर उसमें लगते हैं, उद्योगों वगैरह में, जिसमें थोड़ी सी वो आय पाते हैं, उस थोड़ी सी आय से थोड़ी सी मांग करते हैं। और बाकी सब जो लोग हैं वो गरीबी में, या सरकार की जो वेलफेयर की नीतियां हैं कि 5 किलो चावल की 6 किलो चावल फ्री में दे दिया, सस्ते में दे दिया, उस पर उनका दिन कटता है, या कहीं कोई छोटी मोटी जॉब कुछ मिल गई तो कर लिया। तो आप देखेंगे कि इससे, और ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, आप लोग जानते ही होंगे, सब आप लोग सामाजिक लोग हैं तो इस चीज से आपको समझ ही होगी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है ये, हर साल उसकी रिपोर्ट आती है। 73 से ज्यादा परसेंट जो पैसा है भारत में, वो 1% की जेब में जाता है। जो इनकम है, जिसको आय बोलते हैं देश की, टोटल इनकम देश की, उसमें से 73% इनकम 1% आदमी की जेब में लगातार जाती है। माने बाकी जो 99% लोग हैं वो केवल 27% आय में सबका काम चलता है, उनको उतना ही मिलता है, बस वो फिर उतनी मांग करेंगे उससे। पूरे देश, पूरी दुनिया में और भी भयानक स्थिति, पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा पैसा 1% की जेब में जाता है। माने ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जिनकी हालत भारत से भी खराब है इस मामले में। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यों होता है ऐसा, इसी वजह से, क्योंकि ये जो नीति बनी हुई है, इस नीति की वजह से कभी भी रोजगार इतने खुलते ही नहीं जिससे कि सबको रोजगार मिले और सब लोग मांग कर सकें। एक तो ये हो गया।
दूसरा ये हो गया कि श्रम का अलग अलग मूल्यांकन। श्रम का मूल्यांकन है मांग और आपूर्ति के आधार पर, कि जिस श्रम की मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है उसकी वैल्यू बहुत थोड़ी है, माने उसकी सैलरी या उसकी इनकम या उसकी आय बहुत थोड़ी हो जाती है। जिस श्रम की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है उसका जो श्रम की वैल्यू है वो लाखों में चली जाती है, और ऐसे थोड़े से लोग होते हैं। तो ये जो श्रम का असामान्य, ये जो श्रम का असमान मूल्यांकन है, ये जो तरीका है कि मांग और आपूर्ति के आधार से उसकी वैल्यू तय होना और फिर उसी आधार से वस्तु का भी तय होता है, क्योंकि श्रम पर ही आधारित है वो। तो उससे क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो जो रोजगार में लगे भी हैं उनमें से ज्यादातर लोग की सैलरी कम हो जाती है, तो उनको फिर मांग करने की शक्ति नहीं पैदा होती। वो बस उतनी मांग कर पाते हैं कि वो बस एज ए लेबर वहां पे बने रहें उस समाज में, इससे ज्यादा उनकी स्थिति कभी नहीं बनती। मांग नहीं कर पाते तो उसका प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता तो सप्लाई नहीं होती। ये जो नीतियां हैं ये दोनों, ये आप समझ गए, एक नीति हो गई इधर के पैसे के बिना मांग नहीं कर सकते, एक नीति हो गई इधर के बिना रोजगार के आपके पास पैसा नहीं आएगा, और एक तीसरी नीति हो गई कि आप सबके श्रम की वैल्यू अलग अलग। और ये कोई फॉर्मूला है, मतलब ये कोई तरीका है क्या? ये कोई पढ़ा लिखा समझदार कोई साइंटिफिक तरीका है कि जो काम करने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो उनके काम की वैल्यू हम कम करेंगे? मतलब अगर कोई काम करने वाले लोग लाखों करोड़ों में है, मतलब उसे कोई भी कर सकता है, तो उसको हम 200 250 500 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे दिन में? माने ये कोई पढ़ा लिखा, ये कोई समझदार, ये कोई सेंसिटिव टाइप का तरीका हुआ क्या? ये तो एक तरह का ऐसा हुआ जैसे कि कोई जंगली अर्थशास्त्र टाइप का रहता है, बोले भाई पता नहीं, ऐसे ही कुछ भी तय कर दो या कुछ भी हो जाए। तो ये जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र की वजह से ये सारी समस्याएं हो रखी हैं, चाहे वो गरीबी इसमें सबसे प्रमुख हो गया। अब गरीबी है तो आदमी तो सुखी पूर्वक जीना चाहता है। जब आदमी सुख से जीना चाहता है तो वो तो फिर कोई दूसरे प्रकार के तरीके अपनाएगा ना पैसे कमाने के लिए। वो चोरी करेगा, डकैती डालेगा, ठगी करेगा, हफ्ता वसूली करेगा, अपहरण करेगा, वहां से फिरौती लेगा, भ्रष्टाचार करेगा। गरीब परिवार है, कुछ है नहीं है कमाने के लिए या कुछ है नहीं है पैसे, वहां झगड़े होंगे कि भाई तुम लाते नहीं, कमा के आता नहीं, ये मंगाया वो नहीं लाए, वो मंगाया वो नहीं लाए। तो आप देख रहे हैं कि गरीबी की जो जड़ है सबसे ज्यादा, और सारी सारी समस्या की ये, क्योंकि इससे आर्थिक असमानता भी इसी से पैदा होती है। आर्थिक असमानता किससे पैदा हो रही है? ये जो नियम है कि भाई सब मांग और आपूर्ति के हिसाब से आपका मूल्यांकन होगा। आप चाहे सारे दिन काम करते करते मर जाएं, मगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे बहुत लोग कर सकते हैं तो आपको 200-400 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने कोई ऐसा काम किया जिसे केवल आप ही कर सकते हैं तो आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, चाहे आपने 2 घंटे ही दिन में काम किया हो। ये कौन सा तरीका है बताओ? मतलब ये तो कोई ह्यूमैनिटी का तरीका नहीं ना कोई ये। और इससे नुकसान देखो कितना हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि मांग ही नहीं हो पा रही है बाजार। जब मांग ही नहीं हो पा रही है तो आगे की चेन ही नहीं चल रही ना। मांग ही नहीं हो रही तो भाई प्रोडक्शन भी नहीं होगा, सप्लाई भी नहीं होगी, रोजगार भी नहीं पड़ेगा। माने मांग ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। जो जीवन में आपको जो मिलना चाहिए वो बात स्टार्ट ही नहीं हो रही है, स्टार्ट पर ही रुक जा रही है कि पैसा नहीं है आप मांग नहीं कर सकते। इसी के कारण से आप देख सकते हो कि सारी समस्याएं, जितने भी ये धर्म आप देख रहे हैं अभी तक आए, वो किस लिए आए? एक के बाद एक वो इसीलिए आए कि पीछे का धर्म जो है वो उन लोगों को सुखी नहीं कर सका, तो उनको लगा कि शायद धर्म में कोई प्रॉब्लम है। और पहले के धर्म में ईश्वर का और ये जो आपका संविधान है ये एक होता था, मतलब वहां दो नहीं होते थे। अभी ये अलग अलग हो गए जब से ये सो कॉल्ड लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अभी इनको अलग अलग कर दिया। बोले भगवान वाली बात को अलग करो और ये जो व्यवस्था वाली बात को अलग करो। ये पहले दोनों एक साथ ही होती थी, तो उसको बदल बदल के दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, पांचवें आए, मगर क्योंकि जब तक हमें समस्या का कारण ना पता चले तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता, चाहे आप कितने ही तुक्के मारते रहो, कितने ही तरीके लगाते रहो। तो एक के बाद एक इतने सारे तरीके आए, उसके अंदर भी फिर छोटे मोटे सुधार होते रहे, मगर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि ये मूल समस्या किसी को पकड़ में नहीं आई और इसका कोई समाधान किसी ने नहीं किया आज तक। आप देख ही सकते हो कि आप चाहे बाकी कोई भी चेंजेस कर लें, कोई भी,
कितने ही आप उपदेश दे रहे हैं कि भाई अच्छे बनो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। आदमी के पास रोजगार नहीं है, उसे जीना है, अब वो क्या करेगा? या तो गरीबी में जिए आपके उपदेश सुन के, या तो फिर सुसाइड कर ले, और या तो फिर फाइट करे। फाइट में आपसे छीने, ठगी करे, जिनके पास कुछ भी है वो अपने दूसरे तरीकों से पैदा करे। यही तो तरीका बचा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जितने सारे तरीके हैं जिन्हें हम इलीगल बोलते हैं, जिन्हें समाज या संविधान इलीगल बोलता है कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि इसमें दूसरों की हानि होती है, दूसरों का इसमें जो है लॉस होता है, तो ये ठीक नहीं है, तो वो इनको इलीगल कहता है। लेकिन ये करने पर मजबूर तो हम इसी वजह से हो रखे हैं ना कि भाई हमारे पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, हम खरीद ही नहीं सकते। जब खरीद नहीं सकते वहां रोजगार भी नहीं, रोजगार भी नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं है, तो कहाँ कहाँ जाके खड्डा जबरदस्ती खोदने लग जाए? इनकम तो कुछ मिलेगी नहीं उसके बदले, तो रोजगार ही नहीं है। तो माने 90% आदमी तो इस अर्थशास्त्र की जो प्रक्रिया है इसमें आता ही नहीं, उसकी एंट्री नहीं हो पाती। केवल 10% लोग हैं जिनकी एंट्री अच्छे से रहती है, और बाकी 10, 15, 20% लोग हैं जो उसमें एनी हाउ जैसे तैसे एंट्री पा जाते हैं 10, 20, 30, 40 हजार की सैलरी में, और वो वहां उनके एज ए लेबर बस बने रहते हैं, और बाकी सब वेलफेयर में चलते हैं कि दान से बस मिल जाए उनको, ठीक है भैया। तो ये स्थिति है। तो जब तक आप इसे नहीं बदलते तो बाकी आप कोई भी बदलाव करते रहिए, कोई भी आदमी को स्पिरिचुअल बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आदमी को ध्यान करवाइए, स्पिरिचुअल करवाइए, धर्म की किताबें पढ़ाइए, पूजा करवाइए, पाठ करवाइए, नमाज पढ़वाइए, प्रार्थनाएं करवाइए, चाहे जो मर्जी करवा लीजिए, वो कैसे सुखी होगा आप मुझे बता दीजिए। 5 किलो चावल 2 किलो आटा खा के कैसे वो सुखी होगा? फ्री का कैसे होगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कोई कोई सतयुग आएगा? कैसे कोई जो है कैसे उसको ये सब चीजें प्रोवाइड होंगी? क्योंकि लिख तो कितना भी अच्छा अच्छा रखो, आज के भी संविधान में कई सारी बातें बड़ी अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन वो धरातल पर उतरती है कि नहीं उतरती? क्यों नहीं उतरती? क्योंकि आप देखेंगे सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है बजट नहीं है, मतलब उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा भी कहां से आएगा उनके पास? भाई जब थोड़ी मांग हो रही है, थोड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ी सप्लाई हो रही है, तो सरकार को टैक्स भी तो थोड़ा ही मिलेगा, क्योंकि उसकी कमाई तो टैक्स से ही होती है, टैक्स और इनकम टैक्स। तो जब थोड़ी सी हो रखी है तो थोड़ा ही मिलेगा उनको। तो वो भी 50 वादे करके आते हैं, कोई एक दो मुश्किल से पूरा कर पाता है, वो भी आंशिक रूप से, क्योंकि कैसे करें भाई? हर काम तो पैसे से होता है। आपने अर्थशास्त्र ऐसा बना रखा है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा, वो चाहे सरकार करे, चाहे कोई भी करे, चाहे मैं करूं, चाहे आप करें। तो इस अर्थशास्त्र ने सबको ऐसे ऐसे करके नीचे पे सिकोड़ा हुआ है, हर एक को, वो चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी किसी भी पद पर बैठा हो, उसकी अपने तो बल्ले बल्ले, ठीक है, वो 2, 2, 3 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है, सारे नेता इतनी इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं, मगर दूसरों का वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि होता तो सब नीतियों से है ना, होता तो सब जो व्यवस्था आपने बनाई है उसका परिणाम आता है। नहीं तो कितने सारे स्टैंडर्ड हैं आप सोचिए, डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड, सरकारी का अलग, प्राइवेट का अलग, प्राइवेट में भी बहुत सारे। तो ये कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है अभी जो चल रही है, और इससे तो आप लोग सभी सहमत हैं। मगर इसमें सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है और रूट प्रॉब्लम क्या है, वो ये है। हालांकि मैंने मेरी किताब में सारा समाधान दिया है, उसमें नया पॉलिटिकल मॉडल भी दिया है, उसमें एजुकेशन मॉडल भी नया है, उसमें दर्शन भी नया है, उसमें सामाजिक मॉडल भी नया है, उसमें पारिवारिक मॉडल भी नया है। ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने उसमें दिया है, जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, इस किताब का नाम। और इसके लिए एक यूट्यूब चैनल भी है, ULM हिंदी करके, जो आप देखते हैं, तो उसको यूट्यूब पे जाके देखेंगे, वहीं ये किताब आपको फ्री में मिल जाएंगी, PDF और ऑडियो में। इसमें पूरी तरह से बताया हुआ है, क्योंकि आज का समय इतना ही था कि मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करना चाहता था, इसको बहुत अच्छे से, कि इसी से सारी जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं वो आपको इसी से हो रही है। चाहे आप जितने मर्जी अपराध देख लें, छोटे से छोटा अपराध से, माने झूठ बोलने से लेके, और बड़े से बड़ा बड़ा अपराध तक, माने युद्ध तक चले जाए आप, युद्ध जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं, और छोटा सा कि आपने छोटा सा एक झूठ बोल दिया, तो छोटे से छोटा अपराध लेके और बड़े से बड़े तक का अपराध आदमी मजबूरी में करता है।
कंपल्शन में करता है। झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उस झूठ से या तो वो किसी दुख से बचने की उसको संभावना होती है तो झूठ बोल देता है, और या तो कोई फायदा हो रहा होता है, कोई फायदे की संभावना रहती है कि ये झूठ मैं बोल दूंगा, मुझे इससे फायदा हो जाएगा। नहीं तो आदमी तो कोई पागल है नहीं कि ऐसे ही बस झूठ बके जाएगा सारे दिन, किसी पर्पज से बोलता है। वहां वहां सच बोलता है जहां उसे सच बोलने से फायदा है, जहां जहां झूठ बोलने से फायदा वहां वो झूठ बोल जाता है। इतने सारे उपदेशों के सुनने के बावजूद भी, वो भी बचपन से ही उपदेश सुने आते हैं कि ये करो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो वहां केवल वही अच्छा है जिससे हमें लाभ होता है, और वही बुरा है जिससे हमें हानि होती है, क्योंकि सारी चीजें उससे हो रही है। अच्छा घर उसी से मिलना है, सोसाइटी में इज्जत उसी से मिलनी है, सारी सुख सुविधाएं उसी से मिलनी है, जीवन का सारा सार तो उसी से मिलना है। वही नहीं है तो मतलब क्या हुआ फिर जिंदगी का? मतलब क्या हुआ फिर किसी ध्यान धारणा समाधि का? मतलब क्या हुआ फिर ऐसे लोगों का कि जो समाधि लगा के बैठे हैं और इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, ऐसा ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? मतलब क्या हुआ इन सब चीजों का? तो ये 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 सारी चीज है। मैंने जो इसकी जगह जो मैंने दूसरा अर्थशास्त्र दिया है, उसको रखने का तो मेरे ख्याल है यहाँ पे उतना समय नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल से कितने 10 मेरे पास कितने 10-15 मिनट है। 4 मिनट पर है। जी जी, हाँ 4 मिनट हो रहे हैं, तो 4 मिनट में तो मैं वो नहीं रख सकता, लेकिन उसके मैं आपको उसके उसके जो प्रभाव होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ मोटे मोटे, क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। जो मैंने नया अर्थशास्त्र बनाया है उसमें पैसा क्यों नहीं रखा, आप समझ सकते हो। क्योंकि पहले ही कदम पर पैसा आपको रोक देता है आपकी मांग करने से, पहले कदम पर ही रोक देता है आपको। मतलब आप इस पूरी अर्थव्यवस्था में पहले कदम पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपको वो विंडो के बाहर खड़ा कर देता है, बोले वहां रहो, आप अंदर नहीं घुस सकते। अंदर घुसने के लिए आपको इन लोगों में से, मतलब इन 10% लोगों में से होना कोई जरूरी है। अगर हो जाते हो तो आ जाओ, नहीं तो आउट ऑफ द, वो एक विंडो बना हुआ है बीच में अर्थशास्त्र का। चूंकि उसमें मैंने पैसा हटा दिया, पैसा हटा के वो कैसे पूरा वर्क करेगा वो तो आप उसमें समझेंगे, या मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं यूएलएम यूट्यूब पर, जो यूएलएम हिंदी है यूट्यूब चैनल पर आप आके वहां पे देख सकते हैं। वहाँ 300 350 से भी ज्यादा वीडियोज हैं जो हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए हैं। तो उसमें चूंकि पैसा नहीं है तो वहाँ बैंकिंग, मतलब बहुत सारा काम खत्म हो जाएगा, वहां ये काम ही नहीं रहेगा जो हम बिना मतलब के काम करते हैं। बैंकिंग नहीं होगी, इंश्योरेंस सेक्टर नहीं होगा, शेयर मार्केट नहीं होगा, खरीदना बेचना भी नहीं है उसमें। वहां खरीदने बेचने का झंझट नहीं है, ना कोई कुछ खरीदेगा ना कोई कुछ बेचेगा, ना वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है, ना वहाँ कोई बिलिंग है, ना वहाँ कोई टैक्स सिस्टम है। समझ रहे हैं? वहां ना आपके श्रम का मूल्यांकन है और ना वहां वस्तु का मूल्यांकन है। माने इतने सारे कामों में जो लोग लगे हुए हैं वो काम बिल्कुल खत्म, माने वो ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल फ्री। एक और आंकड़ा आपको बता दूं कि हर एक देश का लगभग 45 to 50% जो पैसा है बजट का, वो बजट का भी नहीं बल्कि जीडीपी का, या बजट का समझ लीजिए, आधा जो पैसा है वो आपकी इनसिक्योरिटी को दूर करने में जाता है। वो चाहे आर्मी के ऊपर, चाहे पुलिस के ऊपर, चाहे वो जज के ऊपर, चाहे वो इस तरह की जितने भी सुरक्षा बल हैं, और वो इंश्योरेंस भी उसी में आता है इनसिक्योरिटी में। जितनी इनसिक्योरिटी रहती है लगभग बजट का आधा पैसा इनसिक्योरिटीज को दूर करने में खर्च होता है आज का। एक तो वैसे ही गरीबी, ऊपर से जो भी है उसमें भी आधा पैसा इनसिक्योरिटी में चला जाता है कि इनसिक्योरिटी को मेंटेन करने में। फिर भी वो आंशिक रूप से ही मेंटेन हो पाती है, फिर भी ये सारे अपराध वहां होते हैं, उसके बावजूद भी वो रुकते नहीं है, थोड़े कम होते हैं, रुकते नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे काम बंद हो जाएंगे। दूसरा कि सभी के पास सदा ही जन्म से ही सभी सुख सुविधाओं से सहित घर नगर, जितनी भी सब सुख सुविधाएं होती हैं जीवन में, वो सब इसके द्वारा बड़ी आसानी से आ जाएंगी। आप अपनी इच्छा का जीवन जी सकेंगे जन्म से लेकर और पूरी उम्र तक। जैसी आपको एजुकेशन चाहिए, जितनी चाहिए आपको उतनी मिलेगी। जितना जो रोजगार चाहिए वो आपको रोजगार मिलेगा, आपकी इच्छा का ही। उसमें इस प्रकार से सेटिंग की गई है कि 25 से 50 साल के जो बीच के लोग हैं उन्हें केवल रोजगार करने का
अनिवार्य है, उसके नीचे और उसके ऊपर रोजगार का, उसके ऊपर अनिवार्य नहीं है, इच्छित है, आपको कंटिन्यू करना है कर सकते हैं। 25 तक कोई रोजगार नहीं है, 25 तक आपकी स्टडी है और ट्रेनिंग वगैरह है जो भी होती है। तो इससे आपकी इच्छित वाला ज्ञान, इच्छित वाला कर्म माने रोजगार, और इच्छित वाला भोग माने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपको जो चाहिए आप सिंपली मांग करते रहेंगे। इस प्रकार की उसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाई है ऑनलाइन कि आपको जो भी चाहिए था रहता होगा उसकी आप मांग करते रहेंगे और वो आपको प्राप्त होता रहेगा। वो मांग व्यवस्था के पास पहुंचती रहेगी, व्यवस्था उस मांग के हिसाब से जो रियल मांग होगी, जिसमें कोई अवरोध नहीं है। अब जैसे पहले पैसा नहीं था तो आप मांग नहीं कर सकते थे, अब कोई अवरोध नहीं है, आप बस मांग कीजिए और वो आपको उसका प्रोडक्शन होकर और उसकी आपको उसकी डिलीवरी हो जाएगी। इस प्रकार से वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो उसमें रहेगा। मेरे ख्याल है शायद पूरा हो गया सर। हाँ जी, समय हो गया है। जी जी जी, क्योंकि मैं आप